अस्सलामुअलैकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आरटीसी रेमेडियल थेरेपी क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम किया जाता है और आप लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन तमाम पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे आपको लगता है किसी न किसी डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी के अफेक्ट में हैं। बाकी पेरेंट्स, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स किया करें वीडियो में। सब मुझे इंडिविजुअल कमेंट कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन व्हाट्सएप पे आपने नहीं करना है, आपने वीडियो में कमेंट करना है और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक है जी। आज ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, इसका मकसद तमाम प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स को गाइड करना है कि बच्चों के साथ हम किस तरीके से अपनी रैपो बिल्डअप करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेरेंट्स, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से बहुत 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 ज़्यादा टची भी होते हैं, मोहब्बत करते हैं और वो इस कदर परेशान होते हैं इन बच्चों के लिए, या फिर इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि परेशानी इस सेंस में कि बस वो ये चाहते हैं अपनी मोहब्बत में कि हमारे बच्चे को सब कुछ आ जाए और हमारा बच्चा सारे स्किल्स सीखे। इसीलिए वो रिहैब सेंटर्स, क्लिनिक्स और स्पेशल सेटिंग के स्कूल्स में अपने बच्चों को इनरोल करते हैं ताकि उनके बच्चों को तमाम स्किल्स आएँ, तमाम माइलस्टोन में उनके काम किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब पेरेंट्स इस चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा ख़ुद सबसे पहले प्रेशराइज़ होते हैं कि हमने बच्चे को ये तमाम चीज़ें सिखानी हैं और हम थेरेपिस्ट के पास लेके जा रहे हैं तो उन्होंने हमारे बच्चे को ये तमाम चीज़ें सिखानी है। नो डाउट, देखें थेरेपिस्ट जो है वो भी डिग्री होल्डर होते हैं, उन्होंने भी इसी चीज़ की डिग्री ली हुई है कि बच्चों को स्किल्स किस तरीके से सिखाने हैं। और आप लोग भी थेरेपिस्ट के पास इसीलिए आते हैं कि आप लोग बच्चों को अपने स्किल्स सिखाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब पेरेंट्स बहुत जल्दी तमाम चीज़ों को चाहते हैं कि बच्चों को हमारी स्पीच भी आ जाए, ओटी स्किल्स भी आ जाएं, उनकी बिहेवियर थेरेपी भी हो जाए, उनकी तमाम स्किल्स हम अपने बच्चे को सिखा दें और वो तमाम थेरेपीज़ लेने लगें। लेकिन सबसे पहले हमें क्या फ़ेस करना पड़ता है बीइंग अ थेरेपिस्ट कि अगर बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बच्चा किसी भी रिहैब में या क्लिनिकल सेटअप में आया है, या इवन दो कि वो पहले से ही किसी रिहैब में या क्लिनिकल सेटअप में जाता रहा है लेकिन आपके पास उसका फर्स्ट सेशन है, तो बच्चा क्राइंग बिहेवियर शो करता है। सबसे पहले बच्चा क्राइंग बिहेवियर शो करता है और कुछ बच्चे तो इतने सीवियर होते हैं कि वो सेल्फ हिटिंग भी कर रहे होते हैं, बाइटिंग भी कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, जंपिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी बिहेवियर टेंट्रम थ्रो बच्चे कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा इस तरीके से अगर आपके पास उसका फर्स्ट सेशन है तो आपने सबसे पहले बच्चे को अपने आप से कंफर्टेबल फ़ील करवाना है। आपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को अपनी तरफ रेज़ अप करवाना है। बच्चे के साथ आपने बॉस बिहेवियर नहीं शो करना है। ठीक है, बच्चे के आपने बॉस नहीं बनना है। बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा कामली, पोलाइटली लेके चलना है और बच्चे को आपने बहुत रैंडम इन्वायरमेंट देना है, इस सेंस में कि बच्चा फील फ्री होके तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। अब इसमें पेरेंट्स की तरफ से क्या प्रेशर आता है कि पेरेंट्स ही कहते हैं, न्यूली जो पेरेंट्स होते हैं उनको मैं गाइड करती चलूँ कि मेरा मकसद आपको डिसहार्ट करना या डिस्करेज करना नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोग के लिए मोटिवेशन ही क्रिएट करती हूँ। तो पेरेंट्स, आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और आप लोग थेरेपिस्ट से चाहते हैं कि वो आपको अपना सेशन दिखाएं। नो डाउट, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि आपको सेशन देखना चाहिए, या कुछ पेरेंट्स तो इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं कि हमने साथ बैठना है, हमने साथ बैठ के देखना है सेशन में क्या हो रहा है। तो देखें, सबसे पहले अगर आपने बच्चे के साथ ही बैठना है तो आपको रेमेडियल करवाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को क्लिनिक में लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को स्पेशल सेटिंग में डलवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने ड्यूरिंग सेशन भी बच्चे के साथ ही होना है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप बच्चे से अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट करें और
उस बच्चे को फ़ील फ्री इन्वायरमेंट दें, थेरेपिस्ट को और बच्चे के, क्योंकि बहुत सारे स्किल्स हमने बच्चों को सिखाने होते हैं, उन्हें बताने होते हैं। जब तक बच्चा अपनी मदर से हट के हमारी तरफ फोकस नहीं करेगा, टेंशन नहीं करेगा, तो हम कैसे बच्चे को सिखाएंगे, कैसे बताएंगे। और ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को हमने बहुत कुछ सिखाना है, लेकिन बच्चों को हमने उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को बैड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट नहीं करना है। किसी भी चीज़ को लेके अगर बच्चे का बैड एक्सपीरियंस डेवलप हो गया तो फिर आप ज़िंदगी भर वो स्किल सिखाते रहेंगे, लेकिन बच्चा वो स्किल नहीं सीखेगा, क्योंकि वो स्किल सीखते हुए डर गया था, परेशान हो गया था, या फिर उसके साथ बैडली ट्रीट किया गया था, जिसकी वजह से वो स्किल कभी भी नहीं सीखेगा। तो आपने बच्चे को बहुत कामली, पोलाइटली, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रखना है। बच्चा जितनी एक्टिविटी जिस तरीके से भी परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको करने देना है। आपने बॉस बिहेवियर शो नहीं करना है बच्चे के साथ। बच्चे को आप जितना पोलाइटली और जितना कामली लेके चलेंगे, बच्चे उतना अच्छा आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपसे फ्रेंडशिप उनकी डेवलप होगी, और फिर आप बच्चे को मुश्किल से मुश्किल भी स्किल सिखाएं तो बच्चा सीखेगा। लेकिन सबसे पहले हम ये फोकस करते हैं कि हमने बच्चे को स्पीच भी करानी है, ओटी भी करानी है, बीटी भी करानी है, फिजियो भी करवानी है, सेंसरी भी करवाना है, सब कुछ करवाना है। हम ये फोकस क्यों नहीं करते कि हमने बच्चे के कॉन्फिडेंस को पहले गेट करना है, बच्चे की अटेंशन को हमने गेट करना है, बच्चे के प्यार को हमने गेट करना है, उसके लम्स को हमने हासिल करना है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? सबसे पहले हमने बच्चे के साथ बॉन्डिंग डेवलप करनी है। जितना आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होगा, बच्चे बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं जो हमने बच्चे को सिखानी है। ब्लोइंग हो गई, विस्लिंग हो गई, इमिटेशन स्किल्स हो गए, कॉग्निटिव स्किल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोशलाइजेशन हो गई। फिर हमने बच्चे को क्यू कार्ड के थ्रू करवाना होता है, रिकग्नाइजेशन है, सॉर्टिंग है, मैचिंग है, कलरिंग है, बहुत सारी राइटिंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, बहुत कुछ हमने सिखाना होता है। तो हम ये जब बच्चे को कैसे सिखाएंगे? जब बच्चा क्राइंग बिहेवियर ही शो कर रहा है या बच्चा इम्पल्सिव हो रहा है, तो हम उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। हमारे ऊपर ये प्रेशर है कि हमने पेरेंट्स को डिस्प्ले करके देना है कि भाई हमने आपके बच्चे को ओटी बीटी स्पीच करा दी है। और पेरेंट्स ने भी अपने ऊपर बहुत तारीफ़ किया हुआ है कि उनकी कौन सी थेरेपी हुई है बच्चे की। देखें, इनिशियल स्टेज में बच्चे की कोई भी थेरेपी नहीं होती है। ये भी एक थेरेपी है जिसमें हम बच्चे को स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट करवा रहे होते हैं कि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो हमारे बच्चों की, हमारे बच्चे हमें पहचानें, हमें देखें, हमें आई कांटेक्ट दें, हमसे क्लोज़ हों। जितना बच्चा क्लोज़ होगा उतना ही जल्दी वो चीज़ों को सीखेगा, समझेगा। अब इसमें चाहे जितने भी दिन लग रहे हैं, लेकिन आपने एक बार बस बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप करनी होती है। उसके बाद बच्चा आपका है, फिर आपका जो दिल चाहे बच्चे को सिखाएं, जो थेरेपी देना चाहें, क्योंकि एक्सेप्टेंस आपने पहले बच्चे की बढ़ानी है कि वो आपको एक्सेप्ट करे। अपनी मामा से जब बच्चा थेरेपिस्ट के पास आ रहा होता है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पेरेंट्स में और थेरेपिस्ट में फ़र्क होना चाहिए। अगर थेरेपिस्ट भी पेरेंट्स की तरह बिहेव करने लग जाएंगे या पेरेंट्स थेरेपिस्ट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे बच्चे की पर्सनैलिटी में। तो हमने क्या करना है? पेरेंट्स अपनी मोहब्बत, अपनी तमाम चीज़ें वो बरकरार रखें। थेरेपिस्ट अगर बच्चे को पेरेंट्स की तरह डील करेगा, तो आप यकीन जानें कि फिर बच्चे की कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स हमें गाइड कर रहे होते हैं कि बच्चे को आपने ये कराना है, ऐसे कराना है, यूँ नहीं करवाना है, ऐसे करना है। तो आप थेरेपिस्ट के पास बच्चे को जब लेकर आए हैं, तो ज़रूर उनकी डिग्री देख के, उनका एक्सपीरियंस देख कर ही आप आएँ। तो आप उनके ऊपर भी आपने ट्रस्ट शो करना है और बच्चे को इंतहाई फील फ्री इन्वायरमेंट आपने देना है। वरना यही चीज़ जाके आगे जाके बहुत वर्स्ट बनती है, और फिर ये वही बच्चे होते हैं जिनको 7-7 8-8 साल हो जाते हैं एक रिहैब सेंटर में, और बच्चे को कोई स्किल डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने माइंड को रिलैक्स करना है। जो थेरेपिस्ट हैं वो भी सुन लें, और जो पेरेंट्स हैं वो भी सुन लें कि हमने अपने आप को पहले रिलैक्स करना है, इस सेंस में कि बच्चा इनफॉर्मली
चीज़ों को एक्सपोजर कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, एटलीस्ट वो बैठ रहा है, वो रो नहीं रहा, वो इम्पल्सिविटी शो नहीं कर रहा, यही एक हमारी अचीवमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को हमने अपनी तरफ लेकर आना है और उनको बहुत ही फ्री इन्वायरमेंट देना है। वो जितना जिस एक्टिविटी में टाइम स्पेंड कर रहे हैं उन्हें हमने उतना टाइम स्पेंड करने देना है। हमने उनसे कोई भी इंटरप्शन नहीं करनी है। अच्छा पेरेंट्स, मेरी बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने सेंसरी से रिलेटेड मटेरियल शेयर किए हुए हैं और बुक रीडिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, तो वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप मेरे चैनल में वीडियो सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। और इन बच्चों के लिए लाइटिंग वाले जो बुक्स होती हैं, टॉयज़ होते हैं या फिर म्यूज़िक वाले होते हैं, वो यूज़ करें। और बच्चों के पास इतना खूबसूरत आप इन्वायरमेंट उनको दें कि बच्चा उस इन्वायरमेंट में जाते के साथ ही काम डाउन और रिलैक्स हो। तो पेरेंट्स, इस वीडियो में मैंने जो टिप्स दी हैं आपको, जो स्ट्रैटेजीज़ दी हैं, वो आप ज़रूर उसमें अमल करें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी दूसरी बात यह है कि जब बच्चा थेरेपी रूम में आता है और बिल्कुल उसके स्टार्टिंग के सेशंस हो रहे हैं, तो आप उस बच्चे को एक्सपोजर करने दें। वो जिस भी एक्टिविटी को उठाता है, जितना भी उस एक्टिविटी के साथ टाइम स्पेंड करता है, जिस तरह से भी बैठता है, तो आपने उसको उसी तरीके से करने देना है। बच्चा ये समझे कि हाँ, मैं यहाँ पे आके मैं फ्री हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब आप बच्चे को इस तरीके से फील फ्री इन्वायरमेंट देंगे तो वो कंफर्टेबल होकर आपको, आपके क्लिनिक को, आपकी थेरेपीज़ को, आपकी इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करेगा। जब बच्चा एक्सेप्ट करने लग जाएगा तो फिर उसको लर्निंग भी उसकी डेवलप हो जाएगी। बाकी पेरेंट्स, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को बच्चों की तरह डील करें। बच्चों को आप जब उनके लेवल पे जाके उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर बच्चा बिल्कुल रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो आप उसको थोड़ी देर रोने दें, उसको चुप नहीं करवाएं। अगर बच्चा भाग रहा है तो आप उसको उसके पीछे भागे नहीं। अगर आप बच्चे के पीछे भागते हैं तो बच्चा ये चीज़ लर्न कर लेता है कि अच्छा, मैं भागता हूँ फिर मेरे पीछे ये भी भागते हैं, तो एक भागने में ही सेशन चला जाता है। अगर बच्चे रो रहे हैं और आप उनको चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, नहीं रोते नहीं है, बुरी बात होती है, अच्छी बात होती है, तो आप क्या होगा कि बच्चा एपिसोड्स बना लेगा। बच्चा फिर यही चीज़ लर्न कर लेगा कि अच्छा, मैं रोता हूँ और मुझे तो इतनी टेंशन मिलती है और मुझे चुप करवाया जाता है, मुझे कोई एक्टिविटी नहीं दी जा रही, मुझे कोई काम नहीं दिया जा रहा, मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, बस इनका मकसद है मुझे सिखाना, मुझे डिक्टेट करना। बच्चों के साथ आपने रोबोटिक नहीं होना, अपनी इंस्ट्रक्शंस अपने पास रखिए। एक वक्त आता है कि बच्चे तमाम चीज़ों को लर्न करते हैं। ये बच्चे बहुत जीनियस होते हैं, बहुत जीनियस होते हैं। आज इस बच्चे ने ये बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना था, मुझे ये बहुत रॉम्पर बहुत पसंद है बच्चों पे। तो मुझे आज माशाल्लाह से मेरे सारे ही बच्चे मुझे बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो आज मैं बहुत खुशी खुशी इसकी वीडियो बनाई थी। मेरा फेवरेट ड्रेस माशाल्लाह ये पहन के आया था। अल्लाह पाक मेरे तमाम बच्चों को सेहतियाबी, तंदुरुस्ती दे, इनको बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह पाक इनको अपनी हिफाजत में रखे। बाकी पेरेंट्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि बच्चा जो भी टेंट्रम थ्रो कर रहा है आप उसको करने दें, लेकिन सेफ़ इन्वायरमेंट में, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में आपने बच्चे को करने देना है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद दोबारा आपने बच्चे को एक्टिविटी की तरफ इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। अभी हमने आपको इस वीडियो में ये बताया कि आपने किस तरीके से रैपो बिल्डअप करनी है बच्चों के साथ, बच्चों के साथ आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या टोन होनी चाहिए, वो तमाम मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज़ होती हैं तो आप ज़रूर पूछा करें। और सेकेंडली हमने ये भी देखना होता है कि बच्चा रो तो नहीं रहा। अगर बच्चा रोना बच्चे का बंद हो गया है तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता थेरेपीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमने बच्चे के क्राइंग बिहेवियर को टारगेट करना है और सेकेंडली फिर हमने रैपो बिल्डिंग पे काम करना है। जो हमारा शुरू का 1 माह होता है उसमें हम बच्चे की क्राइंग बिहेवियर पे और रैपो बिल्डिंग पे गुजार देते हैं कि बच्चा रोए ना और हमारे साथ वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करे।
ठीक है, बच्चे को रैंडम आप एक्टिविटीज़ देते रहें और बच्चा जितना भी 1 मिनट 2 मिनट जिस तरह से भी उन एक्टिविटीज़ में सर्व करता है तो कोई इशू नहीं है। बच्चा हमारे पास है, हमने उसको सिखाना है। ये चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, लेकिन शुरू में हमने उनके बिहेवियर पे इस तरीके से काम करना होता है। बाकी मैं आपको ये भी एक टिप देती चलूँ कि बहुत सी ऑटिज़म में ये भी केसेस आते हैं कि बच्चा एकदम से रिकवर हो जाता है 6 माह 7 महीने, माशाल्लाह बिल्कुल सही चलता है। उसके बाद दोबारा से वो हाइपर होने लग जाता है, दोबारा से रोने लग जाता है, दोबारा से बच्चा जो है वो क्राइंग बिहेवियर शो करने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि थेरेपीज़ जो है वो अब फ्रूटफुल नहीं रही हैं बच्चे के लिए। देखें, फ्लक्चुएशंस मौसम की हों, डाइट की हों, बिहेवियर्स की हों, किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन बच्चे के बिहेवियर को दोबारा टारगेट कर सकती है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। दोबारा से आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देना शुरू कर दें तो बच्चा काम डाउन रिलैक्स हो जाता है। बच्चों को समझें और ये बार बार बच्चे डाउनफॉल होते हैं और बार बार हमने इनको उठाना होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे की रिहैब करवाते जा रहे हैं तो वो बिल्कुल ही स्मूथली चलेगा। एकदम बच्चे दोबारा से हाइपर होते हैं और फिर दोबारा से वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम चेंजिंग सारी होती हैं। बाकी आप तमाम मेरी वीडियोस देखें, उनमें इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें गाइडलाइन है आप तमाम लोगों के लिए। तो जज़ाकल्लाह खैरा, खुश रहिए, आसानियाँ बाँटिए और अपने आप को आसान बनाइए। अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी में अपना वक्त गुज़ारिए। जो भी है जैसा भी है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला का और उसके बंदों का शुक्रगुज़ार रहिए हमेशा। अपने फेस में स्माइल रखें और मोहब्बत बाँटें और प्यार और मोहब्बत से रहिए, चीज़ों को इग्नोर करिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।